नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली, बीजेपी का पलटवार। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की विस्फोट रिपोर्ट, 450 पन्ने सीएम को सौंपे गए। निक्की भाटी हत्याकांड, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, महिला आयोग ने दिलाया भरोसा। मराठा आरक्षण पर फिर विवाद, सीएम फडणवीस बोले आंदोलन की जरूरत क्या। अब खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अतरबेल में हुई रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई। ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने आयोजित किया था। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि गाली देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मंत्री संजय सरावगी ने तो यहां तक कह दिया कि गालीबाज कांग्रेस नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस नेता नौशाद ने सफाई दी है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्होंने माफी भी मांग ली है। इस विवाद के बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में रोड शो के साथ खत्म होगी। पहले यह यात्रा गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होनी थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं मिली। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गांधी मैदान से हाई कोर्ट स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक पद यात्रा करेंगे और वहीं यात्रा के समापन की घोषणा भी करेंगे। हालांकि दरभंगा की इस घटना ने कांग्रेस और आरजेडी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस रिपोर्ट की 450 पन्नों की कॉपी सौंप दी गई है। इसमें सिर्फ पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा का जिक्र नहीं है, बल्कि संभल के इतिहास में हुए तमाम दंगों का पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट के मुताबिक कभी संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब घटकर महज 50 से 20% रह गई है। आयोग ने इसे बहुत ही बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 नवंबर को सर्वे की जानकारी पहले से लीक हो गई थी और उसी वजह से भीड़ जुटाई गई। मस्जिद के अंदर से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों का जखीरा भी बरामद हुआ था। यही वजह है कि उस दिन हिंसा बेकाबू हो गई। रिपोर्ट के पहले में दंगों की तारीखें, उनमें हुई जनहानि और प्रशासनिक कार्रवाइयों का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट को बेहद गोपनीय माना जा रहा है। इसमें बाबर के दौर के दमन के सबूत, आतंकी नेटवर्क और बाहरी फंडिंग जैसी गंभीर पहलुओं का भी उल्लेख है। जांच आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा ने की है। उनके साथ पूर्व डीजीपी AK जैन और वरिष्ठ अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य रहे। अब रिपोर्ट को पहले कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में विवाहिता निक्की भाटी की हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। निक्की की दहेज के लिए उसके पति विपिन और ससुराल वालों ने कथित तौर पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी भराला ने निक्की के घर जाकर उसके परिजनों से मुलाकात की और कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। निक्की की बहन कंचन ने आयोग को बताया कि घटना वाले दिन निक्की घर के कामकाज कर रही थी और अचानक आग की लपटों में घिर गई। उसका आरोप है कि जीजा विपिन ने ही निक्की पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। इस मामले में पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आयोग ने कहा है कि 3 से 4 दिन में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। मीनाक्षी भराला ने कहा है कि दहेज और घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि बेटियों को मजबूरी में फिर से ससुराल ना भेजें अगर वे हिंसा का शिकार होकर मायके लौट आई हों। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समाज एक बार फिर आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस आंदोलन पर सवाल उठाया है। फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार ने मराठों को पहले ही 10% आरक्षण दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब इस आंदोलन की जरूरत क्यों है। सीएम ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वर्ग में जगह की मांग करने से मराठा समाज को नुकसान ज्यादा और फायदा कम होगा।
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल एडमिशन में ओबीसी का कट ऑफ पहले से ही कई वर्गों से ऊपर है। ऐसे में ओबीसी में शामिल होने पर मराठा उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी। हालांकि आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और जब तक ओबीसी में आरक्षण नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। फडणवीस का बयान साफ करता है कि सरकार बातचीत चाहती है, लेकिन मुद्दा सुलझाने के बजाय और उलझता जा रहा है। आंदोलन कर रहे हैं उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां है, मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 859 पदों पर हुई भर्ती अब पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। अदालत ने माना कि परीक्षा पेपर राज्य भर में लीक हो चुका था और इससे आरपीएससी के 6 मेंबर तक शामिल थे। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने अपने आदेश में यह कहा है कि यह भर्ती इतनी दूषित हो चुकी है कि इसमें सही और गलत उम्मीदवार की पहचान संभव नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर पेपर लीक कर भी कोई उम्मीदवार थानेदार बन जाता है तो ये समाज और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। अदालत ने कहा कि घर का बेदी ही लंका ढाता है और इस केस में बाबूलाल कटारा समेत कई सदस्य भर्ती धांधली में सीधे शामिल पाए गए हैं। अब अदालत ने आदेश दिया है कि 2025 की नई भर्ती में इन 859 पदों को भी जोड़ा जाए और 2021 के सभी उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया जाए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका दावा है कि इस भर्ती में 50% से ज्यादा उम्मीदवार फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुए थे। कोर्ट के आदेश ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए इसे बड़ा और सही कदम माना जा रहा है। रेलवे में पक्की नौकरी का सपना दिखाकर ठगों ने बेरोजगार युवाओं को ठगा है। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर और डबरा का है, जहां के कई युवाओं को उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर बकायदा ट्रेनिंग करवाई गई। इन युवाओं से ट्रेनों की गिनती करवाई गई, प्लेटफॉर्म्स पर ड्यूटी दी गई और इतना ही नहीं, भरोसा जीतने के लिए पहले महीने की सैलरी भी थमा दी गई। लेकिन जैसे ही युवाओं ने ज्वाइनिंग लेटर और पहचान पत्र की मांग की, आरोपी फरार हो गए। युवाओं से ठगों ने 2 से 5 लाख रुपए तक वसूले थे। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा रैकेट है। डबरा पुलिस के मुताबिक ये गैंग पहले भी कई शहरों में बेरोजगारों को निशाना बना चुका है। युवाओं का कहना है कि यह संगठित अपराध है जो बेरोजगारी का खुला मजाक बना रहा है। आपको याद दिला दें कि साल 2022 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की ठगी हुई थी। तब तमिलनाडु के 25 युवाओं से 2.6 करोड़ रुपए तक ठगे गए थे। वहां भी युवाओं को ट्रेनों की गिनती करने और स्टेशन पर ड्यूटी करने को कहा गया था। ये घटना दिखाती है कि कैसे देश में नौकरी की कमी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर बड़े रैकेट पनप रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई है। लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक बाराबंकी जिले के असंध्रा के रहने वाले थे। हादसा भाले सुल्तान शहीद स्मारक थाना क्षेत्र के पास हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस तुरंत पहुंची और शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों को कोहराम सा मच गया है। ग्रामीण बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और चालक को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई का नामी गैंगस्टर और बाद में नेता बने अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। गवली पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की यात्रा के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। अदालत ने उनकी उम्र और जेल में बिताए लंबे समय को देखते हुए ये राहत दी है। गवली पिछले 17 साल से जेल में थे और अब वे 76 साल के हो चुके हैं। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि आरोपी पहले ही 17 साल और 3 महीने कैद में बिता चुका था। उसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस स्थिति में उसे जमानत दी जा रही है। गवली को 2006 में गिरफ्तार किया गया था और 2012 में सत्र आंदोलन ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। हालांकि मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2026 में होगी और तब तक गवली अदालत की तय शर्तों के तहत ही जेल से बाहर रह सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया है। इसके साथ ही भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल पर 25% का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले से भारत का कपड़ा, हीरा और झींगा कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये एक चेतावनी है और हमें अब जाग जाना चाहिए। राजन ने कहा कि दुनिया की मौजूदा व्यवस्था में व्यापार, निवेश और वित्त हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत को किसी एक व्यापारिक साझेदार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अमेरिका के साथ संतुलन रखते हुए यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों की ओर भी ध्यान देना होगा। पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा कि भारत को अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए कम से कम 8 से 8.5% की विकास दर बनाए रखनी होगी। इसके लिए ठोस आर्थिक सुधार जरूरी है। उन्होंने रूस से तेल आयात की नीति पर भी पुनर्विचार करने की सलाह दी है। राजन का कहना है कि तेल रिफाइनर तो मुनाफा कमा ही रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस सौदे से देश को असल फायदा हो रहा है या नुकसान। राजन ने साफ कहा है कि भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना आर्थिक संकट और गहरा हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच महीनों से चल रहा युद्ध अब अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा भारत से जोड़ा जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध का शांति समाधान दिल्ली से होकर आता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह मोदी का युद्ध है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस उस पैसों को युद्ध में खर्च कर रहा है। नवारो के इस बयान ने अमेरिका में भी विवाद खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही तेल खरीदी होती है। नवारो के बयान से भारत अमेरिकी रिश्तों पर असर पड़ता दिख रहा है। हालांकि भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन अमेरिकी राजनीति में भारत को युद्ध से जोड़ने की कोशिश अब नया विवाद खड़ा कर रही है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल को आखिरकार मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में प्रदर्शन की मंजूरी दे दी है। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को 29 अगस्त को विरोध प्रदर्शन की सशर्त अनुमति दी है, जिसमें सिर्फ एक दिन और अधिकतम 5000 प्रदर्शनकारियों को ही इजाजत है। लेकिन मैदान में जुटे आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा। वे साफ कह रहे हैं कि 15 साल से चल रहा संघर्ष इस बार खत्म करके ही मैदान छोड़ेंगे। लोगों का कहना है कि हमने गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार दी, अब और बलिदान नहीं देंगे। हमारे बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और रोजी रोटी के लिए आरक्षण जरूरी है। आंदोलनकारियों ने नेता पर भी निशाना साधा है और कहा है कि असली मराठा हम हैं, नेता तो सरकार के पैसों पर बस मौज कर रही है। उनका कहना है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो व्यवस्था बनाई थी वो गरीब और पिछड़े तबके के लिए थी। अब सरकारों को हमारी मांगे माननी ही होंगी। वहीं पूरे आंदोलन को लेकर आजाद मैदान में आए आंदोलनकारियों से बात की हमारी आवाज इंडिया की संवाददाता अनीता शुक्ला ने। हम इस मांगने से आए हुए हैं कि हमारा जो मराठा समाज है वो अभी बहुत, जो पहला जो टाइम था हमारे समाज का 200 एकड़ हमारे समाज की जमीन थी, लेकिन आज हमारे समाज के पास सिर्फ 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन बेची हुई है। इसके हम जरांगे पाटिल के आदेश से यहाँ आए हुए हैं। हम कुछ पक्ष से कुछ पदाधिकारी भी आए हुए हैं। मैं
सरकार से विनती करता हूँ कि हमारा जो समाज है, ये समाज बहुत आप जो ग्रामीण भाग में 100 के 2-2 एकड़ का बचा हुआ जमीन है अभी, वो जमीन में कोई फसल आता नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ और मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से विनती करता हूँ कि हमारे समाज को न्याय दे और हमारे समाज को जो ओबीसी आरक्षण है, जो हमारे हक का है, वो हमें मिलना चाहिए। हम कोई ओबीसी समाज को कोई दुखाना नहीं चाहते, लेकिन ओबीसी समाज ने भी हमारी बात माननी चाहिए और हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। सर ये 10% जो सीएम साहब ने मोदी का 10% आरक्षण मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो जो 10% जो सीएम साहब ने दी हुई है, लेकिन हमको जो 50% के जो बीच जो आता है ओबीसी, हमको ओबीसी में से ही चाहिए। क्योंकि अभी आपको एक बात बता देता हूँ, मैं एक मराठा हूँ, मेरी मौसी पश्चिम महाराष्ट्र में कुंभी सर्टिफिकेट है उनके पास, मेरे मौसी के पास, मेरे नानी के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो हम सब एक ही है ना, हमारी नानी है, हमारी मौसी के पास सर्टिफिकेट है, लेकिन हम मराठवाड़े में रहते हैं, इसलिए हमारे पास नहीं। लेकिन हमारा जात एक है, धर्म एक है, खून एक है, फिर भी जो इनको है वो हमको क्यों नहीं? जो पश्चिम महाराष्ट्र को दे रहे हैं और मराठवाड़े को नहीं दे रहे। हमारे खुद के घर में 5 सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसलिए हम सरकार को विनती करते हैं कि मराठा और कुंभी एक ही है और हमारा ये सरकार ने हमको इसलिए मदद करना और हमारी मांगनी जो है जरांगे पाटिल साहब की वो पूरी करना। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया, फिर होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।